निकालो। निकालो पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 के ऊपर सबसे ऊपर लिखिए आधारभूत अंकगणित प्रमेय, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। इसको आप लिख के याद करो या याद करके याद करो, कैसे भी याद करो, कल पूछूंगा मैं इसको आपसे, उसका कथन जो भी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएगी सिर्फ इसका कथन लिखने के लिए आएगा कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। कितने नंबर में आएगी? 2 नंबर में आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद लिखा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बात बंद कर लो अपनी, इतने से बात कर रहे थे। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रमों के बिना अद्वितीय होता है। रट लेना इसको। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ संख्या लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया 4 और 12 का एलसीएम बताओ, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? एलसीएम निकालने के कई तरीके होते हैं, जैसे एक अभाज्य गुणनखंड विधि हमने इस पाठ में सीखी थी। तो बेसिकली अगर हम देखें एलसीएम को, तो एलसीएम होता क्या है कि एलसीएम वहां छोटी से छोटी संख्या होती है। बात मत करो, शांति से बैठ जाओ। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या एलसीएम दिए गए जितनी भी संख्या है हमारे पास, उनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है, क्या उससे छोटा हो सकता है क्या? एलसीएम वहां छोटी से छोटी संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई, अब संख्याएं कौन सी दी होंगी जी, जिनका हमसे एलसीएम पूछेगा? दी गई सभी संख्याओं का पूर्णतः, इसका मतलब तो पता होगा, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, दशमलव में नहीं जाना चाहिए, पूर्णतः भाग चला जाए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो भी हमारा एलसीएम का मान आएगा, क्या जो भी हमें संख्या दी हुई है, जैसे यहाँ पर कितनी दी है, पहली संख्या 4 और 12, यानी 4 और 12 का हमसे एलसीएम पूछा, तो क्या इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 12 से छोटा हो सकता है क्या? 12 से छोटा हो सकता है क्या? हो सकता है। अब मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, इसको थोड़ा पढ़ लिया करो आप। मैंने लिखा कि वह छोटी से छोटी संख्या, अब कैसे हो सकता है? रुक जाओ, 12 से छोटी संख्या आ गई तो क्या 12 से छोटी वाली संख्या 12 का भाग जाएगा क्या? 12 से छोटी वाली संख्या 12 का भाग जाएगा? मान लिया जाए एलसीएम 10 आ गया, तो 10 में क्या 12 भाग जाएगा पूर्णतः? तो मैं पूछ रहा हूँ, शब्दों को थोड़ा सा सुन लिया करो आप। ऐसे एक एक नंबर में सत्य सत्य आएंगे, खालिस्तान आएंगे, रिक्त स्थान आएंगे, सारे सारे थोड़ी लिखवाऊंगा मैं आपको। मैंने एलसीएम की परिभाषा लिखवाई आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो कौन सी छोटी से छोटी संख्या कि जो दी गई है उनमें से सबसे बड़ी संख्या वो देखना हमें। सबसे पहली बात तो 12 है, तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या दोनों में कौन है? 12। अगर मान लिया जाए यहाँ पर पहली संख्या 4 होती, दूसरी संख्या 12 होती, तीसरी संख्या हमारी 16 होती, तीसरी संख्या होती 16, तो अब इसमें हमारा एलसीएम किससे छोटा नहीं हो सकता? 16 से छोटा नहीं हो सकता। मान लिया जाए 16 नहीं है, अब इन दोनों का एलसीएम 12 से छोटा नहीं हो सकता। मान लिया जाए यहाँ पर कितना होता, दूसरी संख्या 8 होती, तो हम इन दोनों का एलसीएम किससे छोटा नहीं हो सकता? 8 से। यानी कि जो हमें जितनी भी संख्या दी हुई है उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है उससे छोटा हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ध्यान दो, यहाँ पर कितना लिखा था? 12। 4 और 12 का एलसीएम क्या होता है? हम कैसे निकालते हैं? इनका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इस प्रकार। सबसे पहले किसका भाग देना है? 2 का। 2 दूने 4, किसका देंगे? 1 का। 2 का देंगे, 2 एकम 2, यानी 4 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2। इसी प्रकार हम किसके निकालेंगे? 12 के निकालेंगे। किसका भाग देंगे? 2। सबसे पहले हम 2 का देने जाएंगे, क्योंकि सभी संख्याओं में 2 का भाग जाता है अगर सम संख्या है तो। 2 छंगे 12, और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? भागफल शेषफल लिखते हैं। देखो आप जितनी बार भाग जाएगा उसको लिखेंगे ना, 6 बार भाग गया तो 6 लिखेंगे, 2 तिया 6,
धीरे नहीं बताऊंगा, थोड़ी स्पीड चलूंगा। 3 एकम 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा है? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3। ये 4 का अभाज्य गुणनखंड हुए, ये 12 के। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बनाएंगे कि भैया यहाँ पर 2 है क्या, 2 का 2 से जोड़ा बन रहा है, तो 1 2 तो हमने ये लिख लिया। जिनका जोड़ा बन रहा है उनका एक ही लिखना है बस। आगे क्या लगाएंगे? गुणा। क्या 2 2 का जोड़ा फिर से बन रहा है? हाँ भैया बन रहा है, तो 1 2 का जोड़ा और बन गया। अब बाकी जिनका जोड़ा नहीं बन रहा उनको ऐसा कैसा लिख दो। तो यहाँ से कौन बचा? कुछ नहीं बचा। यहाँ से कितना बचा? 3। करो इनका गुणा। 2 दूने 4 तिया 12, यानी कि हमारा एलसीएम 4 और 12 का एलसीएम कितना आया? 12 आया। अब एलसीएम होता क्या? ध्यान से देखो, हमने क्या लिखी परिभाषा। तो एलसीएम वह संख्या होती है, वो कौन सी संख्या होती है? छोटी से छोटी। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए। अब हमने किसका एलसीएम निकाला? 4 का और 12 का निकाला। तो हमारा एलसीएम कितना आया? 12। अब 12 वह छोटी से छोटी संख्या है, हम 4 का भाग देंगे इसमें, तो 4 का पूर्णतः भाग जाना चाहिए। 4 तिया 12, 12 में से 12 गए, कितने बचे? अब शेषफल 0 बचेगा, मतलब पूर्णतः भाग गया। शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए, कितना बचना चाहिए? 0, और बिना दशमलव के। अगली संख्या कौन सी है हमारी? 12। भाज्य गुणनखंड निकाल लें, भाग दो 12 का, तो 12 एकम 12। तो क्या 12 में 4 और 12 दोनों का पूर्णतः भाग गया क्या? अब क्या 12 से छोटी ऐसी कोई सी संख्या कि जिसमें 4 और 12 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसका क्या निकाला? एलसीएम। अब क्या 12 से बड़ी संख्या हो सकती है? कैसे हो सकती है? बिल्कुल। अब ऐसे तो 12 के बाद हम क्या ले लें? हम 24 ले लें। 13 में कहां से भाग जाएगा? विषम संख्याओं में। अब इस बात में हंसने वाली भी कोई बात नहीं थी, आप इतने तो हंस दिए तो। थोड़ा दिमाग में बात रखें आप भी कि विषम संख्याओं में कभी भी सम संख्याओं का भाग नहीं आता। हमने 12 को एलसीएम नहीं माना है, किसको माना? अब हम 12 के गुणनखंड को मान सकते हैं। 12 दूने 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। अब दो इसमें 4 का भाग, 4 शते 4 छंगे 24, 4 शत 28 ज्यादा हो जाएंगे। 4 छंगे 24, 24 में से 24 गया 0। 24 में दिया हमने किसका? 12 का भाग। 12 दूने 24, 24 में से 24 गया तो 0। तो भैया हमारा 24 में तो भाग गया 4 और 12 का। फिर हम एलसीएम किसको मानेंगे? तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि वह छोटी से छोटी संख्या। अब ऐसे तो 36 में भी 4 और 12 का भाग जाएगा, 48 में भी जाएगा, लेकिन हम किसको मानेंगे? हम छोटी से छोटी संख्या को मानेंगे। कि छोटी से छोटी संख्या कौन है? 12 है। कि 12 वह संख्या है कि जिसमें 4 का भी पूर्णतः भाग जाएगा और 12 का भी पूर्णतः भाग जाएगा। तो हमारा एलसीएम कौन सी संख्या से छोटा नहीं हो सकता? कि जो सबसे बड़ी संख्या दी हुई है उससे छोटा नहीं हो सकता। अगर आपका 1 नंबर में आ जाए तो आपको क्या करना है? मैंने आपको तरीका बताया था एलसीएम निकालने का, सीधे सीधे कि सबसे बड़ी संख्या को देखना है, उसका एक बार पहाड़ा पढ़ना है। दोनों में बड़ी संख्या कौन है? 12। 12 का एक बार पहाड़ा पढ़ो, कितना आएगा? 12 में 4 का भाग दो, जाएगा? पूर्णतः जाना चाहिए। 12 में 12 का भाग जाएगा, तो आपको ये इतना रायदा बनाना ही नहीं पड़ेगा। सीधे सीधे आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 और 12 का 12। मैं एक और संख्या लिख रहा हूं यहाँ पर, इनका एलसीएम बताओ सीधे सीधे। एक लात देंगे मिला के यहाँ से, तो कुछ तो देख लिया करो। यहाँ पर 9 के साथ कौन लिखा है? यहाँ पर 6 लिखा है ना। 9 में भाग जाएगा 6 का? मैंने अभी भी कहा कि विषम संख्या में सम संख्या का भाग नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं कि सबसे इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9। उसमें से सबसे बड़ी संख्या को देखना, तीनों में कौन है? 9। 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ो, कितना? 9। अब 9 को देखो कि क्या 9 में सभी संख्याओं का भाग जा रहा है। तो हम भैया हमें पता है कि 9 में 9 का भाग तो जाएगा। 9 एकम 9। 9 में 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9। क्या 9 में 6 का भाग जाएगा? क्या नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे? 9 का पहाड़ा दूसरी बार पढ़ेंगे, तो 9 दूने 18। उसी संख्या का पढ़ना जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें। अब 2 18 में भाग, तो 9 दूने पूर्णता गया। 3 छंगे, अभी मैं 3 की बता रहा हूं, एक एक संख्या को लेंगे ना। 3 छंगे 18, जाएगा नहीं जाएगा? और 6 तिया 18, तो 3 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। अब हमें ऐसे नहीं पता, हाँ तो वही तरीका बताओ हमारा भाज्य गुणनखंड वाले। तो हमने 3 का भाज्य गुणनखंड निकाले। 2 का भाग जाएगा किसमें? नहीं जाएगा। 3 एकम 3, इसका एलसीएम कितना माना था हमने? 18। 3 एकम 3, तो 3 का भाज्य गुणनखंड क्या हुआ? सिर्फ 3। किसका निकालो? 6 का, तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3 गया, तो 6 के टुकड़े क्या हुए? 2 गुणा 3। और ये कौन सा अभाज्य गुणनखंड है? क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 में अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होती? जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता।
3 तिया 9, 3 एकम, तो 9 के टुकड़े क्या है 3 गुणा 3। अब हमें क्या करना भैया कि दी गई सभी संख्याओं में पहले जोड़े बनाने हैं। बनाओ, किसी का जोड़ा बन रहा हो तो किसका बन रहा भैया कि हमें 3 यहाँ पर भी दिखा, हमें 3 यहाँ पर भी दिखा और 3 यहाँ पर भी दिखा, तो तीनों संख्याओं में 3 3 का जोड़ा बन गया। तो यानी कि इसका एलसीएम के लिए सबसे पहले तो हमने कितना लिखा 3। अब बाकी उन संख्याओं को लिख दो जिनके जोड़े नहीं बन रहे। तो यहाँ से कितना बचा 2, यहाँ से कितना बचा 3, 3 दूने 6 तिया, तो एलसीएम कितना आया 18। तो अगर सवाल कितने नंबर में आए 3 नंबर में आए या 2 नंबर में आए तो हमें ऐसा करना सिस्टमेटिक, पहले भाज्य गुणनखंड निकालने, उसके बाद जोड़े बनाने, उसके बाद एलसीएम निकालना। लेकिन अगर सीधे सीधे पूछ लिया एक नंबर में सही विकल्प में रिक्त स्थान में एक शब्द में उत्तर में कि 3 6 9 का एलसीएम निकालो, तो कैसे निकाल देंगे हम? सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे, क्योंकि टाइम बचाना है। आपको नहीं बचाना तो आप ऐसा कर लेना, भले कोई मना नहीं कर रहा, पर मैं तरीका बता रहा हूँ आपको शॉर्टकट। सबसे बड़ी संख्या को देखना है, एक बार पहाड़ा पढ़ना है, जरूरी नहीं कि एक बार पहाड़ा पढ़ने में आपका एलसीएम आ जाए, हो सकता है 2 बार में आए, 3 बार में आए, 5 बार में तो आ ही जाएगा कम से कम। एक संख्या में लिख रहा हूँ, बताना बात, दिमाग लगा के। बोले लिखते ही उत्तर मत बता देना कोई भी, क्योंकि मेरे को पता है इतने तेज कोई नहीं हो तुम में से। What will be the LCM of 5, 15 and 20? चिंता मत करो, कॉपी पे भी करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ एलसीएम की सीधे सीधे कैसे निकालते। अब भाज्य गुणनखंड निकालना तो आता है ना, आता है। बाकी एलसीएम बस ऐसे निकालते हैं। दोनों में क्या करना है, जोड़े बनाने। 2 और 2 का जोड़ा बना, 2 लिख दिया, 2 और 2 का जोड़ा बन गया 2। बाकी जो संख्या बची है उनको लिख दो। कितना है, नहीं आया किसी का भी? कैसे आएगा, हमें पहाड़े पढ़ने नहीं आता, हमारे दिमाग में संख्या है 60 आएगा, 60 आएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे बड़ी संख्या को लेना कौन है 20, 20 एकम 20। अब 20 में पक्का पता है कि 15 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 15 दूने 30 और 15 एकम 15। तो हमने 20 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, 20 आया था, 20 हमारा एलसीएम नहीं हुआ, तो 20 दूने 40। अब चूंकि हम इसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो इसका भाग तो इसमें जाएगा ही जाएगा, बात मत करो, सामने देख लो। तो अब 40 में किसका भाग देंगे, 5 का देंगे, 5 8 है 40, लेकिन 15 का फिर नहीं गया, 15 3 45 और 15 दूने 30, 15 3 45 और 15 दूने 30, तो 40 में भी नहीं गया, 40 भी एलसीएम नहीं हुआ। तीसरी बार पढ़ेंगे 20 तिया 60। अब चूंकि 60 में 20 का तो जाएगा, क्योंकि हमने 20 का पहाड़ा पढ़ा है। 12 पंजे 60, 12 बार जाएगा, 15 चुक 60, यानी कि 5 15 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, सॉरी 5 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। बाकी कैसे आएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे किस किस के, 5 के, 15 के और 20 के। सीधे सीधे तो ऐसा आएगा कि सबसे बड़ी संख्या को उठाना है, एक बार पहाड़ा पढ़ना है, एक बार में नहीं आए 2 बार पढ़ना है, 2 में नहीं आए 3 बार पढ़ना है। 5 का भाज्य गुणनखंड निकाले, 5 एक अभाज्य संख्या, 5 एकम 5, 5 के टुकड़े कितना है सिर्फ एक 5। अगली संख्या कौन है 15, तो 5 तिया 15, सॉरी कहाँ 5 तिया 15, 3 5 15, 3 का भाग जाएगा ना, पहले छोटी छोटी संख्याओं का देना, 3 5 15 और 5 एकम, तो 15 की गुणनखंड क्या है 3 गुणा 5। अगली संख्या 60, 20 है क्या 20, सॉरी 2 एकम 2, 0 के 0, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो 20 के टुकड़े क्या है आपके 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हमें क्या करना है, फिर से भैया जोड़े बनाने हैं। तो देखो 5 यहाँ दिखा, 5 यहाँ दिखा और 5 यहाँ दिखा, तो किसका जोड़ा बना 5 का। उसके बाद अगली संख्या कौन बचा 3, और कौन बचे 2 गुणा 2, 2 दूने 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, तो एलसीएम कितना होगा 60 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा एलसीएम। बात आती है एचसीएफ की, तो एलसीएम क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या। अब आप ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर किसका एलसीएम निकाला 3 6 9, सबसे छोटी संख्या कौन है 9, तो क्या 18 9 से छोटा है क्या, तो यानी कि एलसीएम आपका सबसे जो संख्या में दिए ना उनमें जो सबसे बड़ी संख्या उससे छोटा कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे उसमें भाग देके देखेंगे क्या एलसीएम में सभी संख्याओं का भाग जा रहा है, अगर भाग जा रहा तो ही आपका एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का क्या जाना चाहिए पूर्णतः भाग जाना चाहिए। तो यानी कि एलसीएम जो संख्या आएगी आपकी यहाँ पर कितना आया 60, 60 में किसका भाग जाना चाहिए 5 का 15 का 20 का, 18 में किसका भाग जाना चाहिए 3 का 6 का 9 का, और किसका निकाला हमने नया
इस तरफ निकाला 4 और 12 का, तो 12 में किसका भाग जाना चाहिए? 4 और 12 का। करो सवाल। उदाहरण पहला, उदाहरण दूसरा, सॉरी, उदाहरण दूसरे में 6 और 20 का अभी अभी एलसीएम निकाल के बताओ जल्दी से। इट्स अ डस्टर ऑफ लकड़ी, वुड, वुड माने लकड़ी। उसको पता ठंड कितनी है, वो जिसके सर में पड़ेगा ना, लड़का हो लड़की हो, सर बनना जाएगा उसका। ओके, खून वून आ गया तो सोच लो टांगे लगने, मतलब परीक्षा का समय आना रहा। तो सवाल करो। सामने संख्या लिख दी मैंने भैया, 6 और 20 का एलसीएम निकालिए, किताब में देखने की कोई जरूरत नहीं है। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ग। आप एलसीएम निकालो, सवाल में उतारो, 6 और 20 का एलसीएम निकालो, या तो ऐसे निकालो। अब 3 नंबर का सवाल आपको पता कैसे करना है, मन में पढ़ लो अपने अपने मन में। हाँ, एक का 60 आया भैया। मेरा बाजू गुणक निकालने से कहा है। 1 नंबर के सवाल में आप सीधे सीधे एलसीएम नहीं पूछे। सही है भैया। सही है, एलसीएम नहीं निकला आपका। सभी का आ गया 60? सभी की आवाज काहे नहीं आ रही? आएगा तुम्हारा भी। कितना है? आ गया? आ नहीं आया? आ गया। देखो एक बार में एलसीएम सिखा दिया मैंने, क्या चाहिए आपको। बात आती है एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? हाँ, आपको याद रखना कि एलसीएम में भाग जाता है, एचसीएफ में भाग देना है। अब देखिए भैया, हमें 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या होता है कि वहां बड़ी से बड़ी संख्या। अब यहाँ पर 6 और 20 का आपने क्या निकाला? एलसीएम। तो यानी कि आपका एलसीएम कितना आया? 60 आया। ठीक है, तो अब देखिए 60 में किसका भाग पूर्णता जाएगा? 6 का भी जाएगा और 20 का भी जाएगा। यानी कि हम एलसीएम में किसका? संख्याओं का भाग दे रहे थे, लेकिन अब एचसीएफ में क्या करना है? एचसीएफ का भाग देना संख्याओं में, यानी कुल मिलाकर कुछ नहीं करना। अब जो भी 6 और 20 का आपका एचसीएफ आएगा, जितना भी आएगा, अब उसमें क्या होना चाहिए? उसका 6 और 20 में पूर्णता भाग जाना चाहिए। देखिए अंतर क्या है, हमने एलसीएम में भाग दिया था संख्याओं का, यहां पर क्या कर रहे हैं हम? संख्याओं में भाग देंगे किसका? एचसीएफ का। ये क्या है हमारा? एलसीएम। तो जो एलसीएम जो भी हमारा मान आया उसमें हमने भाग दिया था किसका? 6 का और 20 का। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे? जो भी हमारा मान आएगा किसका? एचसीएफ का, हम उसमें क्या करेंगे? उसका भाग देंगे किसमें? संख्याओं का। तो अब देखिए वहां बड़ी से बड़ी संख्या, वहां बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूर्णतः भाग जाना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ग, इंग्लिश में समझ लो फैक्टर क्या होता है
किस संख्या के टुकड़े। तो यानी कि जो दोनों संख्याओं में उपस्थित हो और वह टुकड़े क्या होने चाहिए, अधिक से अधिक की उनसे ज्यादा दोनों उभयनिष्ठ टुकड़े ना हो। जैसे कि हम क्या करेंगे, 6 और 20 का हमें HCF निकालना है, तो फिर से वही तरीका हमारा, आपने निकाले 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड निकाले ना, बताओ कितना है 6 के, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। अब आप मत बताओ, आपने एक साथ निकाले 2 गुणा 3 और 20 का कितना है 2 गुणा 2 गुणा 5। ये आपने ऐसे निकाले ना, मैंने नहीं निकाले, अभी आपने टुकड़े निकाले थे ना। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गुणा में है। और बात कौन सी संख्या, जितनी भी संख्या यहाँ पर आएगी सभी संख्याएं कौन सी होंगी, अभाज्य संख्या होगी, कि जिसमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। देखिए 2 क्या है, भाज्य संख्या है क्या, भाज्य और अभाज्य तो पता है ना। भाज्य संख्या वे होती हैं कि जिनमें स्वयं संख्या एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए। जैसे कि सबसे छोटी संख्या 4, ये कौन सी है, भाज्य संख्या। क्या इसमें 4 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या इसमें 1 का भाग जाएगा। तो यानी कि स्वयं स्वयं यानी कौन, 4 यानी कि 4 और 1 इन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाना चाहिए। तो किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है। तो यानी कि क्या हो गई आपकी भाज्य संख्या। अब बात ले लो आप 5 की, तो 5 में किसका भाग जाएगा, 5 का तो जाएगा, 1 का भी जाएगा। क्या 1 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या का जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो अभाज्य संख्या क्या होती है कि जिसमें स्वयं के अलावा, अब स्वयं क्या होगी, वह संख्या स्वयं, कि अगर हम लिखे 7 तो 7 के लिए स्वयं संख्या कौन, 7, मेरे लिए स्वयं कौन, मैं खुद, और एक का सभी संख्या में भाग जाता है। तो यानी कि 1 का भाग जाएगा और स्वयं का भाग जाएगा, उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, वह संख्या अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या की जिसमें स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए। 6 भाज्य है क्या, भाज्य भाज्य, क्योंकि इसमें 1 का भाग जाता है, इसमें 2 का जाता है, इसमें 3 का जाएगा, इसमें 6 का जाएगा। तो यानी कि स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा क्या, बिल्कुल जा रहा है। 2 और 3 का गया, तो यानी कि ये भाज्य संख्या। ये 2 और 3 कहां से आए, ये भी आपने भाग दिए थे, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 2 गुणा 3 किसके टुकड़े, 6 के। और कौन से टुकड़े, अभाज्य गुणनखंड। फिर आपने निकाले थे 20 के, तो 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 2 गुणा 5, ये आपने बताया। अब HCF के लिए क्या करना है, LCM के लिए हमने क्या किया था कि दोनों संख्याओं में पहले जोड़े बनाए थे, बाकी बची संख्याओं को हमने लिख दिया था। अब यहां पर क्या करना है, वही काम करना है, पहले जोड़े बनाने हैं। तो क्या यहां से 2 का जोड़ा बन गया। क्या और किसी का जोड़ा बन रहा है क्या, देखो यहां पर कितना है 3, इसमें कहीं 3 दिख रहा है क्या आपको, तो 3 का जोड़ा बनेगा, नहीं बनेगा। यहां पर हमें 2 दिख रहा है क्या, 2 इसमें दिख रहा है क्या, इसके अलावा जिसका जोड़ा बन गया उसको छोड़ देना, ये भग गया इसके साथ। तो ये 2 का जोड़ा इसके साथ बना क्या, नहीं बना, कोई नहीं आया इसके साथ। ये 5 का इसके साथ बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो यानी कि सॉरी मैंने LCM लिख दिया। तो HCF क्या होगा आपका, कि जिसका दोनों में जोड़ा बने, वह क्या हो जाएगा HCF। तो यानी कि 6 का और 20 का HCF कितना होगा, 2। दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखने आपको, और उनके क्या करने हैं, जोड़े बनाने हैं। जितने जोड़े बन जाए वही संख्या आपकी क्या होगी, HCF होगी। तो 6 और 20 का HCF कितना आया, 2। अब 2 का 6 और 20 में भाग, LCM में भाग दिया था हमने संख्याओं का, लेकिन अब यहाँ संख्याओं में भाग देना किसका, HCF का। क्या 6 में 2 का भाग जाएगा क्या, 2 तिया 6। क्या 20 में 2 का भाग जाएगा क्या, 2 धाम 20। तो यानी कि HCF। अब आप मेरे को ये बता दो, 2 से कोई सी ऐसी बड़ी संख्या है क्या जिसमें 6 और 20 में दोनों भाग जाएगा। क्या 2 से कोई सी ऐसी बड़ी संख्या है क्या कि जिसका भाग 6 में भी जाएगा और 20 में भी जाएगा। 6 का 20 में जाएगा क्या, दोनों में जाना चाहिए एक साथ, है क्या। 2 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो यानी कि हमने यहाँ पर क्या लिखा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि प्रकृति में 2 से बड़ी ऐसी कोई संख्या ही नहीं है कि जिसका 2 में 6 में भाग चला जाए और 20 में भाग चला जाए। 6 में अलग से 6 का भी जाएगा, 20 में अलग से 20 का भी जाएगा, लेकिन दोनों में एक साथ किसका जाना चाहिए, तो 2 के अलावा कोई सी ऐसी बड़ी संख्या नहीं है। क्या 2 से छोटी संख्या है क्या, बिल्कुल है। कौन सी है, 1 छंगे 6, 1 20 धाम 20, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या देखना हमें। तो LCM क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या। LCM वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या HCF, ध्यान से सुन लेना, डायरेक्ट हाना मत कर देना, डस्टर रखा है क्या HCF दी गई दोनों संख्याओं से, जितनी भी संख्या दे, हमें 2 दे या 3 दे, उन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है, जैसे कि मान लिया जाए मैंने लिख दिया 4, लिख दिया 8
और लिख दिया 12। इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 4। तो क्या एचसीएफ दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से बड़ा हो सकता है क्या? क्यों हो सकता है? अब बताओ मेरे को। क्या एचसीएफ दी गई संख्याएं हैं उनमें जो सबसे छोटी संख्या है उससे बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। पूर्णता भाग फिर उससे बड़ी संख्या हो जाएगी तो कैसे चला जाएगा उससे पूर्णता भाग? क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या पूर्णता भाग जाता है क्या? छोटी संख्या में बड़ी संख्या भाग जाता है क्या? हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा उत्तर आएगा उनका इन संख्याओं में भाग देंगे। तो आपने कहा कि हाँ, तो यानी कि 4 से बड़ी संख्याओं में इसका भाग जाएगा क्या? 4 में नहीं जाएगा, तो नहीं हो सकता ना। तो जो सबसे छोटी संख्या है ना उससे बड़ी संख्या आपका एचसीएफ नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है? 4, 8 और 12। 4, 8 और 12 में अब एक ऐसी संख्या ढूंढो कि जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए। और बड़ी से बड़ी ढूंढना है। 2 का जाता है लेकिन 4 का भी तो जाएगा। देखो आप, 4 एकम गया 4 का, 4 दूने गया पूर्णतः, 4 तिया 12। अब मैं संख्या को हटा दूं और यहाँ पे लिख दूं 16। और आप कह रहे हाँ, तो ध्यान से देखना, मैंने मान लिया इनका एचसीएफ 8, ठीक है। अब 4 को आप छुपा लो। 8 में 8 का भाग गया, 8 में 16 का भाग गया। अब क्या 8 में 4 का भाग जाएगा क्या? तो यानी कि सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या आपकी एचसीएफ वाली नहीं हो सकती। एलसीएम में क्या था कि सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या से छोटा आपका एलसीएम नहीं हो सकता। यानी कि 20 से छोटा तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। कि जैसे हमें निकालना है किसका? 5 का और 15 का एलसीएम निकालना है। किसका? 5 और 15 का। तो यानी कि एलसीएम आपका किससे छोटा नहीं हो सकता? 15 से। अब हमें निकालना 4, 12 और 16। ये जरूरी नहीं कि 4 ही आए हमेशा, हो सकता है कि आपका 3 हो जाए, 6 हो जाए और 9 हो जाए। तो इसमें आपका एलसीएफ किससे बड़ा नहीं हो सकता? जो सबसे छोटी संख्या 3 से बड़ा नहीं हो सकता। ये सत्य सत्य बातें हैं, दिमाग में बात बिठा लेना। छोटी छोटी संख्या लिख लेना दिमाग में। कैसे? अब भले 1, 2, 3 लिख लेना। 1, 2, 3 लिख लिया आपने। बताओ इनका एचसीएफ कितना? 1। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? देखिए 1 होता है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं आता। तो अब देखिए 3 में क्या 3 के अलावा भाग जाएगा किसी का? क्या 2 में 2 के अलावा भाग जाएगा क्या? 1 का जाता सभी में। तो यानी कि 1 एकम 1, 1 दूने 2, 1 तिया 3। और सभी संख्याएं कौन सी है? अभाज्य संख्या। 1 ना तो भाज्य ना भाज्य, गलती से बोल मत देना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? 2। कुछ पढ़ ले, पढ़ा नहीं पढ़ रहा मैं सवाल पा रहा हूं, लेकिन मैंने अब थोड़ा बेसिक बता दूं आपको। तो 6 और 20 का एचसीएफ कितना आएगा? 2। उदाहरण दूसरा मोस्ट टाइम भी सवाल है, जिसमें क्या करना है आपको? एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना था। निकाल दिया आपने? एलसीएम आपने निकाला, एचसीएफ किसने निकाला? मैंने निकाला, वो लिखा सामने। आपको उतारना तो उतार लो। 6 और 20 का भाज्य गुणनखंड देखिए, आपसे सवाल में एक साथ पूछेगा। मैं अगला सवाल करवा रहा हूं आपको। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 3 आपके लिए होमवर्क। उदाहरण 2, उदाहरण 3, उदाहरण 4 तीनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इतने सारे इंपॉर्टेंट फिर करवाई का है, सारे तो करवा दी। बोल मत देना कोई भी। क्या पेपर के आपको 19 दूने 38 सवाल ही दे दूं मैं? हाँ करने में शर्म आ रही नहीं आ रही थोड़ी बहुत? हाँ भैया बहुत टाइम हो गया। उदाहरण नंबर 4, 6, 72 और 120 का हमें एचसीएफ निकालना है। 6, 72 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। क्या करना है? सीधे सीधे क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना। हो जाओ शुरू। 6 का भाज्य गुणनखंड कैसे? 2 तिया 6, 3 एकम 3। और ये कैसे निकालते हैं भाज्य गुणनखंड? ये तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको। तो 6 के टुकड़े 2 गुणा 3। बात आती है किसकी? 72, 72। 2 तिया 6, 7 में से 6 गया तो 1, 1 और 2 12, 2 छंगे 12। अब आपको बात करनी तो कर लो भले आप, 2 मिनट में सवाल हो जाएगा। तो बोलना मत, समझ में नहीं आएगा। डबल में बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। 2 एकम 2, 3 में से गया 2, 1, 1 और 6 16, 2 8 16, 2 9 18। क्या 9 एक सम संख्या विषम संख्या? विषम संख्या। कौन सी होती है विषम संख्या? जिसमें 2 का पूर्णता भाग नहीं जाता। यानी कि 2, 4, 6, 8 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। गलती से बोल मत देना विषम। किसने बोला था? किसके मुंह से निकला था विषम? लेकिन बाहर नहीं निकल पाया, सम बोला उसने, मेरे को सुनाई दी। देख लिया करो पहले क्या पूछ रहा हूं और क्या लिख रहा हूं।
3 तिया 9 और 3 एकम 3। वो तो जल्दी इतनी की कि मैंने आपके मुंह से निकलने नहीं दिया बाहर। हाँ तो वो निकलने वाला था विषम। मत करो, मैं जानता हूँ आप सभी को। 2 छंगे 12, 0 का 0। क्या 60 सम संख्या विषम संख्या है? सम संख्या। पहचान क्या है? पहचान क्या है सम संख्या की? इकाई का अंक। इकाई का अंक यानी कि आखिरी अंक क्या होना चाहिए? या तो 2 या 4 या 6 या 8 या 10 होना चाहिए। इसमें कहा 10 लिखा आखिरी? 0 होना चाहिए। कौन सा? या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। किसके लिए? सम संख्या के लिए। विषम संख्या के लिए 1 कहां जाएगा? 1 3 5 7 9 विषम संख्या की पहचान। तो समय की विषम है समय 2 तिया 6, 0 का 0, 2 एकम 3 में से 2 गया 1, 1 0 10, 2 पंजे 10, 3 5 15, 5 एकम 5। 72 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। गुणा बोल लो कि हिंदी में, हम हिंदी वाले हैं। 120 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। क्या करना है? हमें बनाने हैं जोड़े, तो बनाओ जोड़े। अब देखना यहां पर, अब आप उलझोगे पहली बात तो। अब हमें इसका क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। चुप रह जाओ शांति से। देखो सामने HCF। भैया सबसे पहले HCF निकाल लो, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो HCF क्या होना चाहिए कि जो तीनों संख्या होना चाहिए। यहां पर उलझोगे आप थोड़ा सा। एलसीएम पहले HCF देख लो आप। HCF क्या है कि अगर 2 संख्या है तो 2, 3 संख्या है तो तीनों। तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। हमें नहीं पता उभयनिष्ठ क्या होता है, कॉमन पता है इंग्लिश वाला। कॉमन क्या है? जो सभी जगह हो। तो यानी कि हाँ, सबसे पहले क्या दिखा हमें? 2। यानी कि अगर 2 आएगा तो 2 यहां पर भी होना चाहिए और यहां पर भी जोड़े बनना चाहिए। तो क्या 2 का जोड़ा 2 के साथ बना? क्या 2 का जोड़ा 2 के साथ बना? तीनों जगह 2 2 2 है क्या? तो हमने एक लिख दिया 2। अगला देखेंगे हम 3। क्या 3 इसमें है? बिल्कुल है। ये वाला 3, ये वाला तीनों क्या यहां पर भी 3 है? तो इन्हें 3 3 3 के जोड़े भाग गए। तीनों 3 एक साथ भाग गए। और कौन बचा भैया? अब देखिए इसमें संख्या खत्म, तो यानी जोड़े बनने का सवाल खत्म। अब जोड़ा बनेगा क्या? देखिए यहां पर लिखा 5, इसमें 5 नहीं है और इसमें तो है ही नहीं, संख्या ही नहीं है। तो यानी कि अब किसी का जोड़ा नहीं बनेगा। तो इससे कितना हो जाएगा? 3 दूने 6। तीनों संख्याओं में जोड़ा बनना चाहिए कुल मिलाकर। लेकिन अब आप एलसीएम उलझ मत जाना। पहले तो एलसीएम में क्या करना है कि जो जो जोड़े आपने एचसीएफ के लिए बनाए उनको लिख दो आप। तो कौन है? एक तो 2 2 2 2 और एक 3 3 3 3। 3 संख्याएं थी। अब आप कहोगे कि भैया 2 यहां पर है 2 यहां पर है, लेकिन 2 यहां पर नहीं है। तो आपका जोड़ा बनना चाहिए, भले 2 का बन जाए। एलसीएम में अगर 3 संख्या हो ना, और अगर 2 में जोड़ा बन रहा है ना, तो उसको लिख देना आप ऐसा कैसा। 2 और 2 यहां पर है, तो क्या है कि एलसीएम के लिए 2 2 के जोड़े बनने चाहिए आपको कुल मिलाकर। तो क्या हम 2 को लिख देंगे? बिल्कुल लिख देंगे। क्या 2 और 2 का फिर से जोड़ा बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है। अब देखो किसी और का जोड़ा बन रहा है क्या? 3 3 यहां पर है, यहां पर था लेकिन भाग गया। तो कौन बचा अकेला? 3 5 यहां पर है और यहां पर तो है नहीं गई। तो ध्यान रखना एचसीएफ के लिए तीनों संख्याओं का जोड़ा बनना चाहिए, लेकिन एलसीएम में अगर 2 संख्याओं का भी 2 के अंदर भी जोड़ा बन रहा है तो हम क्या करेंगे? लिख दें। अब परीक्षा में कंफ्यूज मत हो जाना, पता चले आपने इन दोनों का जोड़ा नहीं बनाया। कौन सा 3? ये वाला 3? सॉरी छूट गए, चिंता मत करो लिखेंगे। अब देखिए मान लीजिए आप इनके जोड़े नहीं बनाते तो 2 2 एक्स्ट्रा आते आपके, क्योंकि हमने दोनों जोड़ा बनाया तो दोनों का कितना आया? 1 आया। इन दोनों का जोड़ा बनाया दोनों कितना आया? 1। अगर हम इनका जोड़ा नहीं बनाते तो फिर 2 2 और आते, आपका एलसीएम बदल जाएगा यहाँ से। तो ध्यान रखना इसका। कर लो गुणा। 2 तिया 6, 6 दूने 12 दूने 24 पंजे 120 तिया 360 360। 120 तिया यानी कि 12 पहाड़ा पढ़ लो, 12 तिया 36, एक जीरो थी, जीरो लगा दो। एलसीएम कितना होगा? 360। सही आया गलत आया? उत्तर की जांच कर रहे हो, सकेगा तुम्हारे ऊपर मेरे ऊपर? पूरा गणित पढ़ा दिया तुमको, विश्वास नहीं हुआ फिर भी? एलसीएम कितना आया? 360। एचसीएफ कितना आया? इतना कर देना, 3 नंबर मिलेंगे आपको। कोई एक नंबर नहीं काट सकता आपका। कोई काट दे मेरे पास आ जाना, मैं चला जाऊंगा उसके घर केस करने। काटेगा ही नहीं वो, मेरे को पता है। उतारने की आवश्यकता है क्या? बोल मत देना कोई भी। कितने सवाल हो गए? 3 हो गए। उदाहरण दूसरा मैंने किया, चौथा मैंने किया, तीसरा घर के लिए होमवर्क दिया है। करो तो, नहीं करो तो तुम्हारी इच्छा। पाठ खत्म होते टेस्ट शुरू हो जाएगा।
कॉपी ले आना तुम्हारी 10-20 रुपए वाली जितनी भी लाए हो। अब ये तुमने क्या निकाल दिए, मैंने आपको डायरेक्ट एलसीएम निकालना सिखा दिए। अब 2 नंबर में पता चला इतना बड़ा सवाल ही नहीं आया, ये सवाल 3 नंबर का आपका, लेकिन मोस्ट टाइम पे सवाल है सारे के सारे। प्रश्नावली 1.1 बात ना करे भैया, सामने देख लो, हमारी बात सुन लो, बहुत काम की बात बता रहे हैं। पहले का पहला सवाल मोस्ट आईएमपी सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। आईएमपी का मतलब पता है ना क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? आईएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। ये लिखा IMP, अभी आपने लिखा होगा वहां पर IMP, निशान लगा कि निशान लगाया, जो कुछ भी किया, क्या होता है इसका मतलब? हाँ चलो, मोस्ट, फिर इंपोर्टेंट, फिर पीछे क्या होगा, प्रश्न। क्या हुआ यार IMP का मतलब? है? बोल दो है? थोड़ा तेज बोलो यार, रुक जाओ, बोला नहीं, हाँ बोलो। कुछ नहीं होता, पीछे, अच्छा पीछे प्रेजेंट, अच्छा मतलब सवाल उपस्थित होगा सवाल में। अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेजेंट, गजब कर रहे हैं आप। वो कहावत सुनी होगी आपने कि कांख में छोरा ना गांव में ढिंडोरा, कि कभी कभी आपने देखा होगा मोबाइल की फ्लैश से मोबाइल को ढूंढ रहे हो, हाथ में मोबाइल रखा, उसकी फ्लैश चालू कर लिया, मोबाइल को ढूंढने कहाँ रखा मोबाइल, देखा हो आपने कि भैया कभी कभी पेन को यहाँ पर कान में रख लिया और ढूंढ रहे पेन कहाँ गया। कभी कभी हुआ हो तो आपके साथ, वैसे आपके साथ कहाँ हुआ हो, क्योंकि आप यहाँ के अलावा पेन उठाते कहाँ घर जाके, उठाते ईमानदारी से। हाँ लड़कियों का काम अच्छा, वो जूड़ा बना लो, उसमें पेन को रख लो, वहां पर ढूंढते फिरो फिर। हाँ तो इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता, नहीं आएगा समझ में? और IMP का मतलब इम्पोर्टेंट होता है। देखो अब आप, ये लिखा इम्पोर्टेंट IMP, गधेड़ो ये नहीं पता तुम्हें, ये लिखा उसके शुरू में IMP इम्पोर्टेंट का। डॉक्टर कैसे लिखते हैं, डॉक्टर ऐसे लिखते ना, लेकिन कई जगह आपने देखा होगा DO से लिखा हुआ, देखा होगा। DR लिख लो, DR भी वही बात है। अच्छा सॉरी, ये तो डॉक्यूमेंट है, गलत लिख दिया हमने। देखो आप बच्चे पढ़ ले तो फिर मास्टर गलत पढ़ा ही नहीं सकता आपको, पर हम क्या पढ़ेंगे, गलती से तो आपको पता है DR देखा हमने जानबूझ के लिखा था, वो भी गलत, मैं तो बोल सकता हूँ। चलो पहला सवाल निकालो प्रश्नावली का। तो पहले का पहला सवाल IMP, थोड़ा धीरे चल लो मेरा मन। निकालिए पहला सवाल, क्या लिखा पहला सवाल, कथन पढ़ लो पहले। दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन से, 2 और 3, 72 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्त कीजिए, गुणनफल यानी कि सभी संख्या कायम होनी चाहिए, गुणा में, बताओ निकाल कर। पहला सवाल, वो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आएगा इस बार। जो सबसे पहले करके बताया उसे नाम दिया जाएगा। दो नंबर के 2 सवाल आएंगे
और 2 एक नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। 6 नंबर का पार्ट है ये एलसीएम और एचसीएफ, सिंपल सा पार्ट है। 6 नंबर में कौन से 2 सवाल एक नंबर के और 2 सवाल 2 नंबर के, समझ लेना। मैं भी आ जाऊँ आपके साथ में, ऐसा करो मैं भी आ जाऊँ यहीं पे, सारे मिलके कर लें। दिमाग नहीं है क्या खुद के पास? कर लिया, वेरी गुड। एक संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं क्या आप? सिर्फ एक संख्या का निकाल सकते हैं क्या? देखो अब आप कितना दिमाग लगाएंगे। इस तरफ लिखना है 140, उसके बाद लिखना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, इसके बराबर क्या लिखोगे आप? फिर से गुना करोगे? फिर से गुना करो, फिर से 140 आ जाएगा। डॉट का मतलब पता नहीं क्या होता गणित में? संख्याओं के बीच में दशमलव हो जाता है और अचर संख्याओं के बीच में गुणा हो जाता है, उसका मतलब बराबर लगाओ 140 के बाद। यही तो बात है, सवाल पूरा करके आओगे खुश होगे भैया हमने तो 2 नंबर का सवाल मिलेंगे हमें यहाँ से। हाँ सही है, ध्यान रखना इन चीजों का। चिंता मत करो, तुम्हारे नाम इकट्ठे होते जाएंगे। मेरा सवाल देखना, जैसे मैं करूँ वैसे वैसे सवाल करना टेस्ट में, और जैसे टेस्ट में करोगे वैसे परीक्षा में करके आना। पर टेस्ट में गलत करो तो टेस्ट में गलत करो तो परीक्षा में गलत करके मत आना। सवाल क्या लिखा है? 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, सवाल आएगा परीक्षा में। तो कैसे करना है कि 140 लिख दिया, फिर 140 के लिए हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि के ये कौन सा तरीका है? गुणनखंड विधि है। 2 सते 14, 0 का 0, 2 तिया 6, 7 में 6 का कितना बचा? 1 और 0 10, 2 पंजे 10। क्या 35 सम संख्या है? क्या नहीं है। इकाई का अंक कितना है? 5, और 5 किसकी पहचान है? विषम संख्या की। क्या अब इसमें 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? जाएगा मतलब फिर 5 बच जाएगा। पूरे 35 की बात कर रहा हूं मैं, 3 की नहीं। तो पूरी संख्या में जाना चाहिए पूर्णतः। 5 सते 35 और 7 एकम 7। अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, 140 लिखा, बराबर लगाया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। भूल गए कैसे करना था आपको? अब इनको घात के आधार पर लिखना है, इनको गुणनखंड। कहाँ लिखा? लिखा क्या आपने? क्या बात, बेईमान। 140 देखिए, सभी संख्याओं की एक एक घात तो होती है कि 2 की घात 1, 2 की घात 1, 5 की घात 1, 5 की घात 1। आधार समान हो तो गुणा की क्रिया में घातें जुड़ती है, पता होगा।
आधार समान है, 2 और 2 आधार, यानी कि लिखा 5 की घात 3, तो यानी कि ये तो है आधार और ये है घात, तो यानी कि 2 की घात 1, 2 की घात 1, तो आधार समान है, 1 और 1 2, प्लस प्लस नहीं गुणा, 5 की घात 1 7 की घात 1, दिस इज द आंसर। ऐसे लिख के आना है, 2 नंबर काट नहीं सकता। हाँ लिखो तो लिख दो, भले मत लिखो यहाँ तो। हाँ आपका मन नहीं, पेन खोटे आपका तो मन नहीं। भैया इसको उतारोगे आप? इसका तीसरा सवाल घर से करके लाना, मोस्ट इंपोर्टेंट। 5 सवाल मैं कर रहा हूं, पहला, तीसरा और 5वां। तीसरा आपको करके लाना है, 5वां सवाल मैं कर रहा हूं, चौथा नहीं करना। कर लो वालो, हमें क्या, फिर बोलोगे सारे सारी करवा दी आपने। बेटी बनने की बेटी बोल गई आपकी, एक वो बेटी थी ना यहाँ पर। हमने बनने की आज बेटी को बेटी डिस्चार्ज होगी। देखो आपको दिखा, चिंता मत करो आप, नहीं दिखेगा। पिछले साल जो 10th क्लास में तुमसे पहचान होगी आपकी कि किसी को नहीं जानते आप? पिछले साल जो 10th क्लास में तुमसे पहचान होगी आपकी नहीं? बात जरा है कि मैंने आपसे कहा नहीं तो काहे पूछूं आपकी पहचान है कि नहीं है? मैंने पूछा उन दोनों से। बुक ले लेना उनसे, नहीं हो तो। हाँ तो दी थी मेरे बुक, हमें तो पल्ले ही नहीं पड़े उसमें। सवाल लिखा 5005, आपकी हार्दिक इच्छा के अनुसार इसका भाज्य गुणनखंड निकालना हमें। नॉट टू मच इंपोर्टेंट, लेकिन है, अब आपने लिखवा दिया था इंपोर्टेंट हो तो पहला, तीसरा, 5वां सवाल निशान लगाना आपको, जो कुछ भी आपको करना है। सबसे पहले हम संख्या को देंगे, संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। आपको पता नहीं इसमें किन किन संख्याओं को भाग देना है। सबसे पहले किसका देना है? सबसे पहले अगर इन संख्याओं को ना छोड़ते, इसको भूल जाओ आप। कोई भी संख्या है, सबसे पहले हम किसका भाग देने की कोशिश करेंगे? 2 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर हाँ फिर आगे किसका देंगे? 5 का नहीं आएगा तो 6 का, फिर 7 का, फिर क्या सभी सहमत हैं इन संख्याओं से? 9 10 11 12 सभी से? कौन नहीं है सहमत? किस किस का भाग देंगे फिर बताओ आप। मैं इस संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, संख्या को भूल जाओ। कोई भी संख्या है तो सबसे पहले किसका भाग देने की कोशिश करेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि इसका नहीं आएगा फिर इसका देंगे, इसका नहीं आएगा तो फिर इसका जाएगा, फिर इसका नहीं आएगा तो इसका देंगे। मतलब ये सही लिखा मैंने? आगे 9 10 11 12 सही है? तो फिर बताइए क्यों नहीं, फिर बता आपकी संख्या कौन सी आएगी, वही पूछ रहा हूँ आपसे, बता जल्दी। भैया टाइम हो रहा है, बातें मत करो यहाँ वहाँ की। देखिए मस्ती मजाक मैंने करवा ली थी आपसे 5 मिनट, अब सवाल पे जाओ सीधे सीधे। हाँ, इफ एनीवन हैव एनी डाउट की संख्या गलत है तो आप बोल सकते हैं आपकी खुद की संख्या है। हम क्या कर रहे हैं, सवाल में क्या लिखा है कि दी गई सभी संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल यानी कि उनको काय में लिखना है? गुणा में। उसके पहले क्या लाना है हमें? अभाज्य संख्या है। इसमें 4 लिखा आपका, इसमें आपका 6 लिखा, इसमें आपका 8 लिखा, ये संख्या अभाज्य संख्या है। तो फिर इनका भाग काहे देंगे हम? या तो आपके कान में बात पड़ती नहीं, आप समझना नहीं चाहते। मेरे को पता है कि आप सभी का उद्देश्य क्या है, पास होने का। मैं कह रहा हूं कोई भी संख्या आएगी भैया, वो संख्या छोटी हो या बड़ी हो, सबसे पहले किसका भाग देंगे हम? 2 का। 2 का नहीं आया 3 का देंगे, 3 के बाद 4 का भाग कहां से देंगे हम? क्या किसी संख्या में 4 का भाग जाएगा उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा? क्या जाएगा? क्या किसी संख्या में 8 का भाग जाएगा उसमें 2 का भाग नहीं आएगा क्या? तो फिर हम 8 का भाग देने क्यों जाएंगे? हम तो छोटी संख्या का भाग देते ना। सम संख्याओं में किसका भाग देना है? 2 का। अब संख्या के बाद क्या आएगी? विषम। तो विषम में हम किसका भाग देंगे? 3 का, 5 का, 7 का, फिर किसका देंगे? कहां से देंगे? 9 का। क्या 9 का किसी संख्या में भाग जाएगा उसमें 3 का भाग नहीं जाएगा क्या? अगर बड़ी संख्या में किसी संख्या का पहाड़ा जैसे 9, अगर 9 का किसी संख्या में भाग जाएगा ना तो उसका 3 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। क्यों?
क्योंकि 9 में 3 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, जा रहा। अगर किसी संख्या में 4 का भाग जाएगा तो उसमें 2 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या 4 में 2 का भाग जाता है? क्या जाता है? क्या किसी संख्या में 12 का भाग जाएगा उसमें 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 में 2 का भाग जाता है। हमें सिर्फ यहाँ इनको अभाज्य गुणनखंड वाली संख्याओं में लिखना है। अभी पिछला वाला सवाल लिखा हमने 140, 140 में आपका 4 का भाग जा रहा था सीधे सीधे। दो आप 4 तिया 12, 14 में से 12 के कितने बचे? 2, 2 और 0 कितने हुए? 20, 4 पंजे 20। 4 का भाग क्यों नहीं दिया हमने? छोटी संख्या कहा का उन्होंने? छोटी संख्या कहा का उन्होंने सवाल में? नहीं कहा। तो फिर काय को? अरे जब उन्होंने कहे तो नंबर क्यों काटेंगे? नंबर इसलिए काटेंगे, उन्होंने कहा है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो गुणनफल यानी कि गुणा, उसके पहले हमें क्या लाना? सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या लाना। तो क्या 4 एक अभाज्य संख्या है क्या? तो हमें लाना वही संख्या है जो अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं को इसमें भाग देना है। हम किसमें इसका गुणनफल के रूप में तोड़ रहे हैं? इसको अभाज्य संख्या में तोड़ रहे हैं ना। अगर भैया ऐसा होता है किसी संख्या का भी भाग दे दो, आप 4 का भी दे दो, 6 का भी दे दो, 8 का भी, 10 का, 12 का भी, तो सीधे सीधे 140 के भाग दे देना। इन संख्याओं को भाग देने क्यों जाए हम? 140 एकम 140, 1 एकम 1, 140 को हमने लिख दिया 140 गुणा 1, ये हो जाएगा फिर तो इसका उत्तर। लेकिन क्या 140 अभाज्य संख्या है क्या? ये तो भाज्य संख्या है ना। तो हमें किसके गुणनफल में लिखना है? अभाज्य संख्याओं के। तो थोड़ा दिमाग में बात को घुसाओ इसको, किसका भाग देना है? अभाज्य संख्याओं का। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है? कि जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग नहीं आता। वो कौन कौन सी होती है? वो होती है 2, वो होती है 3, वो होती है आपका 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और आगे निकलते जाओ लिखते लिखते। देखो इन संख्या में स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग जा रहा है? उठाओ आप 31 को। क्या 31 में 31 के अलावा किसी संख्या भाग जाएगा? एक के अलावा नहीं जाएगा। 1 और 31 के अलावा इनमें किसी का भाग नहीं जाएगा। तो सवाल में कहा है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए। मेरे को पता परीक्षा में आप कितने रख के चले जाओ, आपका एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा। आप किसी संख्याओं में 10 का भाग देंगे, आप दे सकते थे यहाँ पर 10 का भाग। जाता नहीं जाता? जाता आपका 14 बार। लेकिन क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि 10 एक भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने ले लिखा था ना अभी संख्या को, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। क्या इसमें से कोई एक भाज्य संख्या है क्या? सभी संख्याएं कौन सी है? अभाज्य। हमने यहाँ पर 2 की घात 2 ये लिखा ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 की घात 2 मतलब 2 का स्क्वायर। तो हमने इसको 4 गुणा 5 गुणा 7 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 4 यहाँ पर क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो 4 हमें भाज्य संख्या में थोड़ी लिखना, हमें किसमें लिखना है? अभाज्य संख्या में। अगर आप इसको ऐसा भी लिख दोगे ना तो ये गलत हो जाएगा आपका सवाल। आपने इसको एक स्टेप यहाँ से भी हल कर दिया, ये भी क्या आपका गलत है। सही कहाँ है? सिर्फ आपका यहीं पर ये लास्ट वाला यही सही है बस। आपका पता चले भैया 2 का स्क्वायर, हमें तो आता है 2 का स्क्वायर, 2 दूने 4 गुणा 5 गुणा 7। ये लो उत्तर। गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें किसमें लिखना है? अभाज्य संख्याओं के। और अभाज्य संख्या क्या होती है? कि जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं आता। कुछ बात पड़ी नहीं पड़ी पल्ले आपने? तो किसका भाग दोगे यहाँ पर? सबसे पहले 2 का नहीं आया तो 3 का, 4 का नहीं देना है। क्यों? क्योंकि 4 भाज्य संख्या है। 5 का देना, 6 का नहीं देना है, 7 का देना, 8 का नहीं देना है, ना ही 9 का देना है। किसका देना है? 11 का, 13 का। यहाँ पर भी आपको इतना बताना पड़ रहा मतलब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। इससे अच्छा तो आपको सीक्वेंस से पढ़ाऊं फिर से। अब 2 का भाग नहीं आया क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 लिखा है। और 5 क्या होगा आपका? 5 विषम संख्या है। 2 का भाग नहीं आएगा, 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देने का सिंपल सा नियम क्या बताया था मैंने आपको? सभी संख्याओं को जोड़ लो। 5 में 0 जोड़ा 5, 5 में 0 जोड़ा 5, 5 और 5 सभी संख्याओं को जोड़ना है आपस में। और 10 को देखना क्या वो 3 के भाड़े में आ रहा क्या? नहीं आ रहा। तो फिर अगली संख्या पर जाएंगे हम। किस पर? अगले वाली संख्या कौन सी? 2 का नहीं गया, 3 का नहीं गया, तो किसका देखेंगे हम? 5 का देखेंगे। 2 5 का भाग जा रहा क्योंकि आखिरी में कौन सी संख्या है? 5। और आखिरी में 5 और 0 हो तो 5 का भाग जाता। 5 एकम 0, 0 में भाग नहीं जाने की 0, 0, 0 में भाग नहीं जाने की 0। 5 का 5 में भाग दिया 5 एकम। और 1001 आपकी अभाज्य संख्या है। 1001 का 1001 में भाग देना पड़ेगा। ये याद रख लेना आप एक संख्या। ये आएगा आपका अभाज्य गुणनफल। कैसे लिखेंगे हम? 5005 बराबर 5 गुणा 1001। इसकी घात भी 1, इसकी घात भी 1। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना इन बातों को। मैं इसका तीसरा सवाल करवाने जा रहा हूं। बात मत करना कोई भी।
आप दोनों उतार दो, उतार लिया करो भले, इससे कोई नहीं है, मैं उस सवाल को नहीं मिटाऊंगा, आइट साइड लिख दूंगा, बाकी उतारने वाली कोई बात है ही नहीं उसमें। उतारने का मौका इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आप सभी, अब पिछली बार आए थे नहीं आए थे, वो आपकी समस्या है भैया। मैं यहाँ पर भी रुकूंगा तो सवाल थोड़ी फिर कोर्स इतनी जल्दी पढ़ा। बताओ इसका पांचवा सवाल। एक जुट एक जोड़े में बोल दो, 7 4 2 1 क्या है? 7 4 2 1 क्या है? 74 29 7429। यहाँ पर ये संख्या ऐसी होती ना कि 7.4 दोनों, तो हम बोलते हैं कि 7.429, और अब नहीं बोलेंगे 7.429। गजब कर रहे हैं। 7429 क्या करना है? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, बात मत करो फिर से। सबसे पहले किसका भाग देने की कोशिश करेंगे? 2 का। जाएगा क्या? क्योंकि आखिरी संख्या 9 है और 9 क्या है? विषम संख्या है, यानी कि, और विषम संख्याओं में कभी भी सम संख्याओं का भाग नहीं जाता। और 2 एकमात्र एक ऐसी सम संख्या है जो कि एक अभाज्य संख्या है। तो 3 का जाएगा, तो क्या करना है? या तो भाग देके देखो दिमाग में, या फिर सभी संख्याओं को जोड़ लो। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22। क्या 22 3 के भाड़े में आता है क्या? नहीं आता, बोल मत देना। हाँ, तो 3 7 21 होता है और 3 8 24, तो 21 आता है, 24 आता है, और 22 दोनों के बीच में है। इससे थोड़ा सा आगे, इससे ज्यादा पीछे। तो क्या मतलब कि 3 का भाग नहीं आएगा, 5 का भाग तो गलती से भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 के भाग देने का नियम क्या है? आखिरी का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, दोनों ही नहीं है। 7 का भाग देंगे। अब 7 का नियम आपको नहीं बताऊंगा, आपको लग जाओगे। तो 7 का क्या करेंगे? भाग देके देखेंगे। मेरे बच्चे से पिछली बार नहीं बताऊंगा। 7 एकम 7, 7 छंगे 42, तो 7 एकम 7 2 बच जाएगा। 7 का भी नहीं आएगा। किसका देंगे? 11 का देंगे। 9 का नहीं देंगे, गलती से बोल मत देना, क्योंकि 9 3 तिया 9, वो 3 अभाज्य संख्या हुई थी, 9 क्या है? भाज्य संख्या, 3 का भाग जाता है इसमें। तो किसका देंगे? 11 का, क्योंकि 11 में 11 और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं आएगा। तो 11 छंगे 66, क्योंकि 11 77 तो ज्यादा हो जाएगा। नहीं आएगा क्या? 7 दोनों और 9 4 13 नहीं आएगा। 11 का नियम बड़ा सरल सा है, अगर आप देख लो। एकांतर संख्या जानते हैं आप? एकांतर का मतलब क्या होता है? जो एक के अंतर से है, सभी संख्याओं को जोड़ो एक के अंतर से। तो यानी कि पहले 7, अब 7 के बाद 7 में किसको जोड़ना है? 2 को, एक संख्या को छोड़कर। 7 और 2 9, लिख लिया 9 को। अब जो बची संख्याओं को जोड़ो, 4 और 9 13। अब दोनों को घटाओ, दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तो आपका 11 का भाग जाएगा। तो 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 0 नहीं आया, मतलब 11 का भाग नहीं आएगा। और आप देखिए, देखो 11 छंगे 66, 74 में से 66 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। 10 बचेगा, 8 बचेगा। 8 और 2 82, 11 7 77, और 82 में से गए 77, कितने बचे? 5, 5 और 9 59, 11 5 55 नहीं गया। 13 का जाएगा। 13 का जाएगा शायद, पक्का नहीं, लेकिन हम लिख के देख रहे हैं। 13 चुक 52, 13 पंजे 65, 13 छंगे 72, फिर 12 छंगे कितना? भले आदमी भैया, 13 छंगे 78, 13 छंगे 78 हो जाएगा ज्यादा, तो कितना? 13 पंजे 65, 74 में से गया 65, कितने बचे? 9, 9 और 2 92, 13 छंगा 78 और 13 सते 91। 13 कब नहीं गया सते? हाँ, 13 के बाद अगली संख्या कौन सी? 17, क्योंकि 13 के बाद आगे 14 भाज्य संख्या, 15 भाज्य संख्या, 16 भाज्य संख्या, फिर कौन आएगा? 17। इन तीनों को नहीं देना है, क्योंकि तीनों भाज्य संख्या है, तो 17 का भाग देंगे। 17 चुको 68, भाग को शेषफल नहीं लिखना भैया। 17 चुको 68, 74 में से 68 गए, कितने बचे? 6, 6 और 2 62, अब 62 में 2, तो 17 चुको 68 तो ज्यादा हो जाएंगे। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, और 62 में से गए 51, कितने बचे? 11, 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 5, और आगे कौन है? 9, और 17 सते 119। परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हो तो कम से कम 20 तक पहाड़ तो याद ही कर लेना, फिर से बोल रहा हूं। अब किसका जाएगा? 17 दूने 34, बचे 9, 9 और 7 97, 97 17 के पहाड़े में नहीं आता, 17 का अब नहीं आएगा। अब किसका जाएगा? 19 का जाएगा। 19 दूने
38, 43 में से गए 38, कितने बचे? 5, 5 और 7 57, 19 तिया 57। और देखो छोटी सी अभाज्य संख्या आ गई 23, क्या है? अभाज्य संख्या है 23 एकम 23, तो 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23 की घात 1 की घात 1 की घात 1। क्या किसी का आधार समान है क्या? तो घातें नहीं जुड़ेंगी। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, तीसरा और पांचवा हल्का हल्का इंपोर्टेंट सवाल। इसका देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यही सवाल करने हैं, लेकिन आप इतना का सवाल कर लोगे ना तो आपके 75 नंबर आ जाएंगे। 75 में से 75 की बात कर रहा हूं मैं, 100 में 100 की बात नहीं कर रहा हूं। 25 नंबर का आपके प्रैक्टिकल, वो आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है, आपके शिक्षक के साथ। तो बात नंबर 1, अब कुछ होमवर्क सुन लो आप। पहली बार जितने भी सवाल कराएं इनको 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, ये आखिरी बार है। हाँ भले 10 बार कर लो, आप करो ही मत मेरे हिसाब से। तो जिनकी फीस जमा नहीं फीस जमा करो। और अगली बात होमवर्क सुनो आप। तीसरा सवाल दिया है, तो तीसरा सवाल उदाहरण तीसरा की बात कर रहा हूं, और ऐसे पहले का भी तीसरा सवाल है। पहले का पहला तीसरा पांचवा इंपोर्टेंट सवाल है, इसमें से जो 140 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। उदाहरण चौथा मैंने कर दिया है, उदाहरण तीसरा आपके लिए इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब बात सुनना, उदाहरण जो तीसरा है वो चौथे से ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है, तो करना सारे ही। उदाहरण दूसरा तीसरा चौथा, पहले का तीसरा पांचवा छठा। और अब आप सुन लो बात अगली, दूसरे का पहला सवाल आपके लिए होमवर्क है। कितना होमवर्क दिया मैंने आपको? उदाहरण दूसरा होमवर्क है, किस किस का एलसीएम निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। किस किस का? अरे उदाहरण दूसरे की बात, उदाहरण तीसरा, सॉरी तीसरा 96 और 404, 96 और 440 है कि 4 है? 404 है। उसके बाद प्रश्नावली का दूसरे का पहला सवाल 26 और 91, इन दोनों का आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के लाना घर से। बाकी बचे हुए सवाल में कल करके खत्म कर दूंगे पार्ट, 2 दिन में पार्ट खत्म हमारा। और परसों दिन, परसों द डे आफ्टर टुमारो टेस्ट है आपका। ये आपने 20 रुपए वाली कॉपी अलग से ली है क्या? हाँ तो उसमें सवाल मत करना भाई, तो पता चले आप इधर से इधर टीप के लिख दो फिर। हाँ फिर तो कोई बात नहीं। अब बात है बार बार किसी कॉपी में से पेज निकालो, कब तक निकालो? कॉपी कुपोषित हो जाएगी आपकी, बार बार पिन ढीली हो जाएगी, पेज निकलेगा। इससे 10 रुपया खर्चा कर लो, थोड़ा सा कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। सवाल करके लाना, हरकत मत किया करो जो बाहर से आते हो सुन लो। मैं ना क्लास के अंदर शरीफ हूँ, बाहर तो आपको पता नहीं कैसा आदमी हूँ, बड़ा खतरनाक हूँ। भैया पढ़ रहा हूँ ना, ध्यान रखो कहाँ पर आ रहे हैं, इनका घर है भैया का, यहाँ पर ध्यान रखा करो इस बात का। माइक रख दो तो किसी बोलूंगा, आप बात सुनना है। सवाल ये होगा